हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ आप लोग के पास फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करने के लिए। माई सेल्फ एस जी वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर हूँ। और मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ कि कैसे हिस्ट्री आई या कैसे उसने वर्क किया है, किस तरह से हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं इजी वे में। तो मैं थोड़ी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिए और समझिए। ये हिस्ट्री जो होगी थोड़ा कंपटीशन लेवल को भी ज्वाइन कर रही होगी, जो हाई क्लास कंपटीशन लेवल होते हैं वहाँ भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत केयर करके आप इनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास का मतलब है कि प्राचीन भारत का जो परिचय है वो कैसे हम लोग लेंगे। तो इतिहास का देखो क्वेश्चन जो बनता है कि इतिहास है क्या, तो वर्तमान के प्रकार जो आज का समय है उसके आधार पर हम जो बीती हुई बातों का जब हम स्टडी करेंगे तो उसी टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं इतिहास। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान के प्रकाश में जो अतीत का अध्ययन किया जा रहा है। अब जानकारी के स्रोत क्या हो सकते हैं। अब देखिए, जानकारी के स्रोतों की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत है और एक है पुरातात्विक स्रोत। अब धार्मिक, अब देखिए जो साहित्यिक स्रोत है ये दो तरह से डिवाइड हो जाता है। एक तो धार्मिक साहित्य के आधार पर, इसमें धर्म की बातें कह दी गई होंगी, और एक हो गया धर्मनिरपेक्ष साहित्य, है ना, जिसमें धर्म की बातें नहीं कही गई होंगी। तो सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत को समझ लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में मैंने सबसे पहले आपको बात बताई है कि ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक साहित्य में सबसे पहले जो है हमारे पास ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद आए, उपनिषद आए, पुराण आए, महाभारत आया, रामायण आया। मैं ऑर्डर फिर से एक बार बता देता हूँ आपको रिपीट करके, इसमें आपको याद हो जाए। वेद आए, उपनिषद आए, पुराण आए, महाभारत आए, रामायण आए। बौद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें सबसे पहले त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। जैन साहित्य की बात करें तो इसमें कल्पसूत्र, परिशिष्ट, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, परिशिष्टि और भगवती सूत्र एटसेट्रा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब धर्मनिरपेक्ष की बात कर लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब इसमें धर्म की बात ना कही गई हो। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र इकोनॉमी से जुड़ा है और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, देखिए विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, इसमें मुद्रा राक्षस जो है जो विशाखा दत्त द्वारा कृति है, और ये मुद्रा राक्षस जो वर्ड है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि ये जो वर्ड है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया गया है। अब हर्षचरित जो लिखा है, जो उनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखा है। अब महाकाव्य किसने लिखा, ये पातंजलि द्वारा लिखा गया है ना। तो अब विदेशी विवरण क्या है, देखिए उस समय बहुत सारे विदेशी यात्री भी भारत आए हुए थे। तो जो भारत आए हुए विदेशी यात्री थे उन्होंने जाते वक्त या यहाँ रहते वक्त बहुत सारी चीजों को अपने लेखों के माध्यम से लिखा या प्रस्तुत किया। तो वो जो चीजें थी वही विदेशी विवरण, जिनसे हम जान सकते हैं कि उस समय कैसी व्यवस्था रही होगी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था रही होगी, कैसी पॉलिटिक व्यवस्था रही होगी, तो किस तरह की इकोनॉमिक्स व्यवस्था रही होगी, इन सब बातों को हम समझ सकते हैं। अब धर्म का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। तो धर्म का मतलब ये होता है कि अपना दूसरों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसी को हम लोग कर्तव्य का जो अपना दूसरों पर जो कर्तव्य का पालन करना है, इसी को लोग धर्म कह सकते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत जो अभी मैंने बताया था दो टाइप्स में था। तो एक तो हमारे पास था धार्मिक साहित्य और एक था साहित्यिक स्रोत, एक था पुरातात्विक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत है हमारे पास उसमें अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मृदु भांड हैं, स्मारक भवन, मूर्तियां। अभिलेख का मतलब जो उस समय के लिखित दस्तावेज हमें मिल गए, कहीं से उपलब्ध हो गए, कहीं से निकल आए खुदाई उदाई के दौरान। सिक्के मिल गए यानी क्वाइन मिल गए। मृदुभांड मतलब बर्तन मिल गए। स्मारक भवन मतलब जो बड़े 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 भवन बने हुए थे, जैसे है ना जो 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 पुश्तैनी भवन रहे, उनके द्वारा हम जान सकते हैं। मूर्तियां मूर्तियां मिल गई हमें, है ना, मूर्तियां मिल गई। अब साहित्यिक स्रोत की सीमाएं क्या है, ये धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त हो सकती है, मतलब इसमें धार्मिक बातों का उल्लेख हो सकता है। इन ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की परंपरा शामिल रही होगी। मतलब अब कोई भी लिखेगा तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो अपनी तारीफ करेगा या उस समाज की तारीफ तो करेगा ही करेगा, तो बढ़ा चढ़ाकर कहीं ना कहीं लिखा जाने की उपलब्धि हो सकती है। दरबारी लेखन की परंपरा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्ण पर आधारित थी। आप सोचिए एक दरबारी कवि है, वो दरबार में राजा के यहाँ रहता है, तो अब उसको तो भाई उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, है ना। तो मुंह पर मुट्ठी तो बनना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, जैसे कहावत कही गई है ना। तो कहने का मतलब कि वो राजा के फेवर में ही लिखेगा, अनफेवर में तो वो कभी लिख ही नहीं सकता। मतलब राजा जैसा लिखाएगा उसके हिसाब से वो लिख देगा। इनमें तिथि क्रम का अभाव मिलता है। तिथि क्रम नहीं है, कोई डेट नहीं दी गई है कि भाई ये राजा इस समय मरा या इस समय इसकी ये हुई, तो किसी प्रकार की कोई उपलब्धता उस समय नहीं है। अब कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है उसी से अनुमान लगाया जा सकता है। इन ग्रंथों में परवर्तीकालीन लेखकों के द्वारा जब पूर्ववर्ती पहले की घटनाओं का उल्लेख किया जाता था तो उसमें कुछ बातें छूट जाती थी। अब भाई जब कुछ ना कुछ लिखा जाएगा तो राजा ने कुछ बताया लेखक को, लेखक ने बताया, जो दरबारी कवि था दरबारी कवि या लेखक को बताया। अब जब दरबारी कवि ने उसका वर्ण किया है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गई, तो कभी उसने बढ़ा के लिख दिया तो कभी घटा के लिख दिया, तो पूर्णता वर्ण आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, हर देश का इतिहास उसके पक्ष में झुका होगा। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान ने अपना इतिहास अपने फेवर में लिखाया होगा, हिंदुस्तान ने अपना पेपर अपने हिसाब से लिखाया होगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो इतिहास होता है वो उस देश जिस देश में लिखा जा रहा होगा उसकी तरफ ही झुकाव रखेगा कहीं ना कहीं,
वो उसी देश की बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखेगा। अब ये साहित्यिक स्रोत की सीमाओं को दूर करते हैं, अतः इनका महत्व ज्यादा है ना, महत्व कहीं ना कहीं ज्यादा है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का विवरण देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का विवरण लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर किया गया। अब प्राचीन भारत जो हमारे यहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री है उसको हमने डिवाइड कर लिया है लिपि के आधार पर, कब लिपि थी कब लिपि नहीं थी, तो उसी के आधार पर डिवीजन हुआ। अब इसके आधार पर हमने इसको थ्री पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। इसमें लिपि नहीं थी, याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं थी। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। लिपि तो है किंतु पढ़ी नहीं गई, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, लिपि तो है, किसी न किसी प्रकार की लिपि है, लेकिन वो आज तक समझ में किसी के नहीं है। अगर सोच लीजिए अगर समझ में आ जाए तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट को समझिए, लिपि तो नहीं है, मतलब लिपि तो नहीं है। इसी में एक पॉइंट और भी है, लिपि तो नहीं है किंतु आर्यों ने अपने जीवन को प्रदर्शन, अब उस समय आर्य लोग थे तो ऐसा किया कि पार्वती काल के लोग उसे आसानी से समझ सकें, जैसे कि वैदिक काल पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखने की परंपरा थी। वैदिक काल में क्या था? पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखने की परंपरा थी। जब खाद्य उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, मतलब उस समय यह हुआ कि किस तरह खाना को बनाया जाए, मतलब भोजन को संग्रहित भी किया जाए, उसको उपजाऊ भी जमीन को उपजाऊ बनाया जाए, उसमें खेती कर दी जाए, खेती करके उसका संग्रहण भी किया जाए, है ना, तो ये सब बातें आई। अच्छा, थर्ड जो हमारा पार्ट आता है ये ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि बुद्ध काल महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है, जो 600 BC के आसपास है। अब लिपि लेखन प्रणाली का पूर्ण, अब जो लिपि लेखन प्रणाली, इसमें लिपि लेखन प्रणाली आपको मिल जाएगी महाजनपद काल आते आते, अशोका का टाइम आते आते, बुद्ध पीरियड आते आते लिखी अच्छे से हो गई थी, लिखित चीजों के दस्तावेज खूब मिले। अब आगे चलते हैं, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। तो प्रागैतिहासिक काल के जो 3 पार्ट है उसमें पहला काल है पुरापाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलोलिथिक एज। ये स्टार्टिंग से 1000 BC तक इसको किया गया है। कब तक किया गया है? इसको किया गया है 1000 BC तक। ठीक है, ये कब से कब तक है? ये कब से कब तक है? इसको जरा आप लोग समझिए। ये 1000 आराम से, ये आरंभ से, स्टार्टिंग से 1000 BC तक है। अब मध्य पाषाण काल जो है ये 10,000 BC से 6000 BC तक है। इसके बाद जब अगर हम आ जाएं तो जो नवपाषाण काल आता है ये 6000 BC से 3000 BC तक हमें उपलब्ध है। अब मध्य पाषाण काल को हम लोग मीसोलिथिक कहते हैं, नवपाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। अब पुरापाषाण काल की कुछ विशेषताएं रही हैं, इसको 3 भागों में भी डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल जिसको हम लोग पैलोलिथिक बोलते हैं, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पहला जो है इसको बोलते हैं निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण की कुछ खासियतें जो हमें दिमाग में रखनी है। आधुनिक मानव का विकास हुआ जिसको हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं। चित्रकला का विकास हुआ, मानव शिकारी जीवन जी रहा था, मतलब उस समय शिकार करके ही भोजन प्राप्त होता था। अब चलते हैं मानव विकास के क्रम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव, जिसे हम लोग आदि मानव के नाम से जानते हैं, फिर आया पिथोक्रियोपस जिसको हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं, और फिर नियंडरथल मानव, नियंडरथल मानव जिसको हम लोग अक्षरबद्ध या बोलने वाला, और इसी को बाद में इसी के आगे आए फिर क्रोमेंगन, और फिर क्रोमेंगन के बाद आए होमो सैपियन, जिन्हें हम आधुनिक मानव के नाम से जानते हैं। अब पुरापाषाण काल की बात कर लेते हैं। पुरापाषाण काल में शिकारी जीवन होता था, शिकार करके ही भोजन मिलता था। पत्थरों से उपकरणों का निर्माण होता था, इसमें क्रोड निर्मित करोड़ों की प्रधानता, मतलब बहुत मोटे मोटे पत्थर होते थे, उनमें लेयर टाइप की हुआ करती थी। और जैसे हैंड्रिक्स है, कुल्हाड़ी, उपकरण कैसे होते थे? हैंड्रिक्स जैसे कुल्हाड़ी, चॉपर, चॉपिंग, गणसा, खंडक इत्यादि एक्सेट्रा उस समय जो होते थे हथियार होते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य जो है, जो मानव पशुपालन करने लगा था, इसका साक्ष्य मिला है, ये बागौर राजस्थान से मिला है, याद रखिएगा। शल्क उपकरणों का निर्माण होने लगा, जिसे हम लोग पैने हथियार कहते हैं, मतलब बहुत नुकीले हथियार बनाए जाए कि मारने में आसानी हो जाए और शिकार भी जल्दी हो जाए। छोटे छोटे हथियार उपकरण बनने लगे, छोटे छोटे हथियार, मतलब छोटे छोटे उपकरण बनाए, हाथ में पहन लिया, कुछ बना लिया, लोहे, उसका लोहा तो था नहीं उस समय, तो वे जो पत्थर होते थे उन्हीं का कुछ ऐसा बना लिया, पहन लिया, तो इससे ही मतलब दूसरे पर हमला कर दिया या कुछ भी ऐसा बना लिया, है ना। छोटे पाषाण उपकरण बनने लगी। मानव मछलियां पकड़ने लगे, अब पानी से भी खींच लिया करते थे, या उनको कुछ निशाना लगा के किसी तरह थ्रो करके ऐसे कुछ निकाल लिया करते थे। और पक्षियों का शिकार करने लगे, पक्षियों को भी मार दिया करते थे, पेड़ पे बैठे बच्चे भी उनको भी मार दिया करते थे कहीं ना कहीं। तो मानव पशुपालन करने लगा, इस बात को समझिए, मानव क्या करने लगा? पशुपालन करने लगा था। और इसका जो प्रथम साक्ष्य है ये राजस्थान बागौर से मिलता है, इसको इस बात को याद रखिएगा। इसी काल में मानवीय आक्रमण युद्ध की शुरुआत हुई है, और प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सराय नाहर से हमें प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी आपसे कोई पूछे कि आक्रमणों का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ, ये सबसे पहले कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, सराय नाहर से ही मिलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये थी मध्य पाषाण कालीन जो विशेषताएं मैंने आपको बताई। इसके बाद आ रहा है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या है? मानव कृषि करने लगा था। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है, ये बात भी याद रखिएगा।
नवपाषाण काल में सबसे बड़ी बात क्या है कि मानव कृषि करने लगा था, और कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां से मिलता है, हमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। अब स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण हो गया, क्योंकि लोग समझदार होने लगे तो सब साथ में रहेंगे, क्योंकि साथ में रहेंगे तो भोजन की व्यवस्था भी रहेगी और दूसरी चीजें कि शिकारी जानवरों से भी बचाव होता रहेगा। तो स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया। मृदुभांड निर्माण बर्तन, धातु का प्रथम प्रयोग तांबे का प्रथम प्रयोग था। तो मृदुभांड बर्तन, मृदुभांड का मतलब क्या, बर्तन, धातु का प्रथम प्रयोग तांबे का, तो सबसे पहले जो धातु यूज की गई थी वो तांबा यूज किया गया था। अब ताम्रपाषाण काल की शुरुआत, अब ताम्रपाषाण का जो नवपाषाण काल में जब एंडिंग में आप जाओगे, जब एंडिंग की तरफ बढ़ोगे तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति थी, ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर के उपकरण मिलते थे। किसके उपकरण मिलते थे, तांबे और पत्थर के उपकरण मिलते थे। याद रखिएगा सभी ताम्रपाषाण संस्कृतियां कृषक थी, मतलब उसमें ग्रामीण जीवन था तो कृषक रहेंगे भाई, खेती करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं। जहां मातु देवी की उपासना पड़ती थी, उस समय मातु देवी की उपासना होती थी, ठीक है। इस कालखंड की प्रमुख संस्कृति निम्नलिखित है। अब इस कालखंड में कुछ संस्कृतियां मिली हैं जो कि पीसीएस एग्जाम या कुछ हाई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, तो इन एग्जामों में इन चीजों को पूछा जाता है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आहार संस्कृति है, प्रमुख स्थल कौन है, आहार, बनास, गिलुंद, बालाथाल। फिर से याद कर लीजिए, प्रमुख स्थल है आहार, बनास, गिलुंद, बालाथाल। आहार को ताम्रावती कहा गया क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में तांबा मिलता था। ध्यान रखिएगा, आहार को ताम्रावती कहा गया, जो भोजन होता था उसको क्योंकि तांबे के बर्तन में खाया जाता था, उसको ताम्रावती नाम दे दिया गया क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में तांबा मिलता था। गिलुंद में पके हुए ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। गिलुंद में पके हुए, गिलुंद एक जगह थी जहां पे पके हुए ईंटों के साक्ष्य मिले। सोच के देखिए कितनी विकसित सभ्यता थी उस समय की। अब चलते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति प्रमुख स्थान है कायथा, एरन, नवदा टोली। कायथा, एरन, नवदा टोली याद कर लीजिएगा। नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं, नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। मालवा मृदुभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं, मालवा मृदुभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। जौरवे संस्कृति प्रमुख स्थान जौरवे निवासा, इनाम गांव, दैमाबाद। दैमाबाद से गेंडा, हाथी, भैंस एवं रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्तियां मिली है। देखिए कितनी विकसित सभ्यता थी उस समय। जौरवे संस्कृति में क्या है, प्रमुख स्थान जौरवे, निवासा, इनाम गांव, दैमाबाद। दैमाबाद से गेंडा, हाथी, भैंस एवं रथ के चलाते हुए मनुष्य की मूर्तियां मिली हैं। सोचिए विकसित तो रही होगी सभ्यता। जौरवे संस्कृति के स्थल, जौरवे की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पैर का निचला हिस्सा, मतलब उसके पैर का निचला हिस्सा काट दिया जाता था, काटकर दफना दिया जाता था ताकि वे भूत ना बन सके। मतलब ये धारणा रहती थी वहां के लोगों की, और ये उनके अंधविश्वास को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा प्राचीन इतिहास से लेकर अभी तक की रूपरेखा को बताया है। अब मेरा जो कल का टॉपिक रहने वाला है वो हड़प्पा सभ्यता रहेगी। हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो मैं कल हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करूंगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना, जिससे बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसको कई बार सुन के समझ सकें कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।